खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी, मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, कुछ रन डाउन और कुछ इंतहाई दिलचस्प खबरें बात करेंगे। ट्रंप की जीत से यहाँ की अपोजिशन क्या उम्मीदें लगा के बैठी हुई है, ये खाम उम्मीदें हैं या इसमें कोई सब्सटेंस है। उधर हम ये भी बात करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो अमेरिका जा रहे हैं उस हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं मीडिया पर और सोशल मीडिया पर कि शायद वो भी लॉबिंग के लिए जा रहे हैं और शायद वो ट्रंप से मुलाकात की कोशिश करेंगे। उधर MBS को मिलने के लिए, मोहम्मद बिन सलमान साहब को मिलने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो क्या खलबली है, क्या प्रॉब्लम है। और जरदारी साहब सुना है कि चाइना के दौरे पर जा रहे हैं। ये इशूज़ हैं, इन पर हम बात करेंगे। अमरीकी इलेक्शन इटसेल्फ बड़ा दिलचस्प हो चुका है, वो लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। दो बड़े सरमायादारों के ग्रोह हैं जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं और ट्रंप को वो क्यों सदर नहीं, कुछ बड़ा हिस्सा अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा हिस्सा। और पहले हम ये भी आज आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट आखिर कौन है, उसकी शनाख्त क्या है, उस पर बात करेंगे और क्यों वो ट्रंप पर एतमाद नहीं करती। इसके साथ साथ हमारी पार्लिमान ने भी खत लिखा है कि हमारे मामलात में मुदाखलत न की जाए, हमारे मुल्क में जो है जो लॉ है और जो कानून है इट इज़ टेकिंग इट्स कोर्स। तो हमें कांग्रेस या सेनेट उनकी ये ना बताए कि हमने क्या करना है, डूज और डोंट्स। ये इसकी बात हुई। IMF के प्रोग्राम के हवाले से एक बड़ी ख़तरनाक खबर ये है कि ये डोल्ड्रम्स में है। हमने जो पैसे इकट्ठे करने थे, जिसकी जो हमने कमिटमेंट की थी और जिसकी बुनियाद पे $7 बिलियन की फैसिलिटी हमें एक्सटेंड की गई थी, वो कहा जा रहा है खतरे में। इसमें हमारे साथ डॉक्टर करामुल हक होंगे और हमसे रहनुमाई हासिल करेंगे। इसके साथ साथ ईरान पर 5 नवंबर इसलिए है कि 5 नवंबर को अमेरिका का इलेक्शन होना है। ये उसकी तारीख का सबसे मारकतुलआरा इलेक्शन होना है। आज मैंने बहुत सी चीज़ें इस पर देख रखी हैं। वहाँ क्या सिविल वार का खतरा है, क्या हो सकता है अगर ट्रंप का रास्ता रोकने की कोशिश की जाती है। मियाँ साहब, आज बड़ी दिलचस्प खबरें हैं और ईरान पर हमले के हवाले से जो है वो बात हो रही है। ये मीडिया कह रहा है, ये अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि 5 नवंबर से पहले, क्योंकि शायद 5 नवंबर के बाद अगर ट्रंप आता है तो शायद वो इसकी इजाज़त ना दे। मगर मियाँ साहब, 2-3 बातें हैं। एक तो ये देखिए, ये बताइए, आप इस्लामाबाद में हैं, ये एकदम से जो हमारे बड़े हैं, कोई चाइना की यात्रा को जा रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये क्या है। और फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अमेरिका का पावर स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ खड़ा है, उसकी एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है और वहाँ किस तरह सरमायादारों के दो बड़े धड़ों में इंतखाब के नाम पर एक फुटबॉल का मैच हो रहा है। जी मियाँ साहब। काजी साहब, देखें, आज तो सबसे ज़्यादा खबरें जो हैं वो आपके पास हैं और अमेरिकन इलेक्शन जो है वो आपको अजबर भी है, आपने बहुत से इलेक्शन जो है वो कवर भी किए हैं। तो काजी साहब, उस पर तो बात मैं आपसे सवाल बल्कि पूछूंगा। आपने रन डाउन में एक बड़ी खबर दी है, वो भी पूछनी है आपसे। तो ये जो आसिफ अली जरदारी हैं वो चाइना जा रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो अरब ममालिक में हैं और नवाज शरीफ अमेरिका में हैं। तो काजी साहब, क्यों ना आप इस बारे में बताएं, आपके पास कोई खबर है कि नवाज शरीफ अमेरिका में हैं, वो अमेरिका में किससे मुलाकात के लिए बेताब हैं, क्या करने जा रहे हैं सर, वो कहाँ, वहाँ क्या हो रहा है। मियाँ साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो लॉबिंग करेंगे वहाँ पे, और हम ये जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को टेम करना या उनसे राब्ते करना या उनसे अपनी रेलेवेंस क्रिएट करने के मामले में बहुत माहिर हैं। और वो जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है वो भी मियाँ साहब को कोई अपने लिए ख़तरा नहीं समझती, जिस तरह इंडिया के साथ मियाँ साहब क्यों रही है। इंडिया, ये मैं इसको पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ, नेगेटिवली बात नहीं कर रहा कि जी इंडिया। बहरहाल उनका ये कहना मुझे मुनासिब नहीं लगा कि जब उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा था कि हमने उन पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं था, वो एक प्रोग्राम में कोई साफ़ी बैठा हुआ था तो उसने ये बात कर दी। बहरहाल हम उनकी किसी की हुब्बुल वतनी पे तो कोई शक नहीं करते। मगर मैं आपको पहले अमेरिकन इलेक्शन के बाद देखें, वो नवाज शरीफ तो बिल्कुल 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उनके ताल्लुकात भी होंगे। एक तो ये फरमाइएगा, क्या ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो जाएगी? दूसरा, एक उम्मीदें हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और जो PTI उम्मीदें लगाए बैठी है कि 5 नवंबर के बाद जो है हालात बदलेंगे और इमरान खान साहब जो हैं उनकी रहाई हो जाएगी और ट्रंप जो हैं वो किरदार अदा करेंगे। क्या आपको नज़र आ रहा है सर? मियाँ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हर एस्टैब्लिशमेंट के जो असल हुक्मरान होती है हर मुल्क में, उसके लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं बदलते। सदर भले कोई भी वाइट हाउस में आते जाते रहते हैं, मगर जैसे आप मुस्तकिल हुक्मरान, पहले ये तय कर लें कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट कौन है। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट उनकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी नहीं है, उससे इस एस्टैब्लिशमेंट में उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स यानी असला साज कंपनियां, इसके बाद तेल के जो बहुत बड़ी मोनोपलीज हैं वो,
और फूड की मोनोपलीज। ये लोग हैं जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली फार्म करते हैं, वहां का कोई यानी सरकारी मामला नहीं है। अच्छा, अब मामला क्या है कि 14 सरमायादार खड़े हैं इसके पीछे ट्रंप, और 21 कमला हैरिस को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? ये खुद एक अरबपति हैं, एक हुक्मरान तबके से इनका ताल्लुक है, मगर इनसे जो गालिब हिस्सा है अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट का, वो इनसे क्यों खौफजदा है? वो इसलिए कि मौसूफ बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। इनके बारे में आप ये नहीं बता सकते, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आप नहीं बता सकते कि ये सीधी लाइन पे चलेंगे, जिगजैग होंगे, वापस मुड़ जाएंगे। अच्छा, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? देखें ना, वहाँ 2 लड़ाइयाँ हैं बड़ी। अमेरिका फर्स्ट का मतलब ये है कि भाई छोड़ो दुनिया नू, उसको भी पैसे दे रहे हो, उधर जंगें कर रहे हो, अपने अवाम भूखे मारे हैं। बाय द वे, सबसे बड़ा इलेक्ट्रल इशू वहां का इन्फ्लेशन है, महंगाई है। लेकिन क्या आपको ट्रंप जीतता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ट्रंप ने आज धांधली का इल्जाम लगा दिया है वहां पे। जी, ये लड़ाई शुरू होगी ना, जिस तरह से हमने यहां प्रिडिक्ट किया था कि इसका पुरअमन रिजल्ट नहीं होगा, और ये अमेरिकन मीडिया इस बात को कर चुका है रिपोर्ट कि जनाब ये इसके ट्रंप किसी सूरत नतीजा नहीं मानेगा, वो आखिरी हद तक जाएंगे। और जो इंडिपेंडेंट अंदाजे हैं उसमें इनको इलेक्ट्रल एज भी हासिल है। मगर एक बात और बड़ी दिलचस्प मैं आपको बता दूं अमेरिकी इलेक्शन के बारे में, लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि अमेरिका का इलेक्शन वोटों से जीता जाता है। वोटों से नहीं जीता जाता। अमेरिकी इलेक्शन जो है, हर स्टेट का एक इलेक्ट्रल कॉलेज के वोट हैं। मिसाल के तौर पे कैलिफोर्निया में, आप मुझे याद नहीं है मगर माजी में 20-22 से ज़्यादा वोट थे उनके। अब कैलिफोर्निया में अगर एक कैंडिडेट जीत गया है और बी हार गया है, तो उसको वो इलेक्ट्रल वोट लेने पड़ेंगे। मगर दिलचस्प बात क्या है कि जो जीता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको इलेक्ट्रल कॉलेज के वोट भी मिले। मिसाल के तौर पे, लेकिन कैद साहब यहाँ ट्रंप जीतता है नहीं जीतता, फेवरेट तो इस वक्त है। यहाँ पर इस्लामाबाद में बड़ी खबरें गर्म है कि मियां नवाज शरीफ उनसे मुलाकात करने गए हैं, लॉबिंग करने गए हैं। क्या मुलाकात हो रही है, हो जाएगी? आपकी क्या खबर है सर? देखें जी, काबिशों की खबर आ रही है, कोशिश की खबर आ रही है, क्योंकि एक तस्वीर यह है कि एक वीकनेस, हालांकि इनका असल महाज हम आखिर में आएंगे, वो बात अभी मैं नहीं करना चाहता कि ये जो IMF का प्रोग्राम है, इस हवाले से भी शायद मतलब ये यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि औरंगजेब साहब ने बड़ी मेहनत से कुछ $24 बिलियन का कर्जा रोल ओवर इधर से पकड़ उधर से पकड़ बैंकों से पकड़ करके एक मुसीबत को वक्ती तौर पर टाला है, और एक बड़ी मुसीबत फिर अगले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बन जाती है। ये कोशिश करेंगे, ये यकीनन कोशिश करेंगे, क्योंकि एक और बात हुई है। देखें ना, 2 बातें हुई हैं। एक बात ये हुई है कि आप अगर देखें तो पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ एक राय बन गई है, और जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं इधर पता नहीं उनको किस शदोमत से उन्होंने इस हुकूमत को, या जिस तरीके से हमने देखा, और मैं इसको अप्रूव नहीं करता, जो हम कंडेम करते हैं जो काजी फाइज साहब के साथ हुआ, या मियाँ साहब जब अपने रेजिडेंस पे जा रहे थे। तो मगर एक पब्लिक ओपिनियन तो बनती है, एक साइजेबल माइनॉरिटी है अमेरिका में, और उन्होंने सब ने मिलके, जो उनकी मेजर बॉडीज वहां पे हैं, उन्होंने ट्रंप की सपोर्ट कर दी है। तो ये सिलसिला है। तो मियां साहब, इसमें ये मैं एक बात तशतीश न रहेगी, ये याद रखा जाए, अमेरिका का सदर अमेरिका के अवाम इलेक्ट नहीं करते। अमेरिका का सदर उसका इलेक्टरल कॉलेज जो है वो इलेक्ट करता है, और इलेक्टरल कॉलेज के लिए ये बाइंडिंग नहीं है कि वो जीतने वाले उम्मीदवार को अपने वोट दे। 2 दफा काजी साहब आपने यहाँ काजी साहब का जिक्र किया है, काजी फाइजा का, बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए जो उनके साथ वाकया हुआ है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आज यहाँ पर इस्लामाबाद में एक बढ़क मारी है। उन्होंने कहा है कि हम उनके पासपोर्ट जो है कैंसिल करा देंगे, उनके सफरी कागजात कैंसिल हो जाएंगे, उनकी नेशनलिटी हुई वो भी कैंसिल करा देंगे। लेकिन हाल ये है, इस्लामाबाद के अंदर काजी साहब कल एक बड़ी खबर आई कि वो जो डकैतियों में गन इस्तेमाल होती रही, वो यहाँ पर सरकारी असला था। वो एक वर्दी पहन के एक फर्जी पुलिस एहलकार जो है वो गया, उसने असला जो है वो इशू कराया, और वहां जाकर उसने जो है डकैतियां करनी शुरू कर दी। अभी तक पुलिस जो है उसका खुरा नहीं निकाल सकी। तो ये क्या पासपोर्ट जो है वहां पर हम इंग्लैंड में जाके इनको जो है मनसूख करा सकते हैं ऐसे अनासर के जो वहां पर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं? नहीं, पुलिस वाले का असला जो है वो एक इस तरह के जराइम पेशा के पास मियां साहब कैसे पहुंच गया? इट लुक्स लाइक अ जोक। ये जोक हुआ है काजी साहब, यहाँ पर जोक हुआ है। आपने देखा था यहाँ सिकंदर भी आया था और उसने पुलिस वालों की गन छीन के जो है वो तान ली थी ऊपर।
ये तो होता रहता है इस्लामाबाद में, लेकिन क्या जो मोहसिन नकवी साहब की बढ़त है उसमें कोई वजन है? क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पर सफरी कागजात और उनके जो पासपोर्ट मनसूख हो जाए? देखें, बात यह है कि जो वो हमारी ज्यूरिसडिक्शन तो नहीं है। खबर मैंने एक और भी पढ़ी है। ठीक है, पाकिस्तान की सरकार जो है कानून में दायरे में रहे या ना रहे, मगर वो एक्शन तो ले सकती है। मगर वहाँ पे मैंने सुना है कि वो भी अदालत को वहाँ पे कुछ लोग मूव कर रहे हैं कि जी ये जिस तरह हम कहते हैं कि भाई वो मुदाखलत करते हैं, कोई जब हमारे बारे में कोई करारदाद पास करते हैं तो वो 60 अच्छा वो जो उन्होंने खत लिखा, अमेरिका में खत लिखा गया, अब यहाँ हमारे बहुत से 160 लोगों ने यहाँ पे खत तो लिखा। कैसा साहब, उन्होंने तो अमेरिका में खत लिखा, हमने 160 अरकान जो है उन्होंने खत लिख दिया, तो ये तो बहुत ज्यादा तादाद हो गई ना। वहां पर 60 लोग थे, वहां पर 40 लोग थे, यहाँ पर 160 है। तो क्या इसका कोई असर होगा? और ये क्या खत जो है लिखा गया है, लिखवाया गया है? हुकूमत ने ये तो नहीं कहा कि अरकान आप भी खत लिखें और हम खत खेलते हैं? नहीं मियाँ साहब, बात पता क्या है, देखें, एक तासुर है, यहाँ पे एक डेविड कैमरॉन होता था, उस पर मैंने एक प्रोग्राम किया था और मैंने उस पर एक प्रोग्राम ये किया था कि उसने एक बयान दिया कि किसी ने कहा जी आप पाकिस्तान के अमूर में मुदाखलत करते हैं। वो कहने लगा कि जी हम चूंकि आपको पैसे देते हैं इसलिए हम, ये उसने ऑफिशियली बयान दिया और इस पर मैंने पूरा शो करके ये बताया कि आप हमें पी नट भी नहीं देते, जो माल आप यहाँ से आप निकाल के ले जाते हैं, हमारी दुनिया से जो ले जाते हैं, दो शक्लों में, एक जो यहाँ का हुक्मरान तबका वारदात करता है ठेकों के जरिए, दूसरे के जरिए वो, और फिर जो आपके कारपोरेट प्रॉफिट्स हैं फिर वो, और फिर जो आप हमें कर्जा देते हैं। मैंने आपको पता है ये स्टोरी यहाँ ब्रेक की थी कि अर्जेंटीना ने कोई कितना $50 बिलियन कर्जा लिया था, 250 बिलियन पे कर चुका था और इतना और करना है। यही हमारे कर्जे का आलम है जो हम 10 दफा पे कर चुके हैं। तो मैं उसकी बात नहीं करता। मैं फिर वहीं पे आता हूं कि खत तो हमने लिख दिया, क्या हमें खत जिसमें हमने कहा है हमारे अरकान पार्लियामेंट ने कि ये मुदाखलत है, तो अगर ये मुदाखलत है तो हम उनके सुफरा का क्यों नहीं बुलाते? उनको बुला के जो है एहतजाज किया जाए, उनको डिमाश किया जाए और उनको जो है वो मरासला थमाया जाए कि ये मुदाखलत क्यों हो रही है। क्या खत लिखने से मामला हल हो जाएगा? एहतजाज नहीं करना चाहिए? मियाँ साहब, बात यह है कि ये लड़ाइयाँ इक्वल्स के माबैन होती हैं। मुझे ये बताएं, 7 बिलियन की क्या औकात है? ये वो मुल्क है जिसके लोगों ने पिछले साल $11 बिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी और हमारी हालत ये है कि हमने डीजी फॉरेन प्रॉपर्टीज जो FBR में होता है उसकी ट्रांसफर कर दी और कौम को ये नहीं बताया कि ये $11 बिलियन जो है, $5,000 से ऊपर बंदा पैसे लेके बाहर नहीं जा सकता। पहले 10,000 था, अब 5,000 कर दिया। ये $11 बिलियन कैसे वहां गया? इसको ये किया हमने। डिड वी फिक्स आवर होम? हमने अपने घर को कभी फिक्स किया? और फिर जब हम उनसे 7-7 बिलियन डॉलर मांगने जाते हैं और आगे वो तस्वीर देखी थी जहां पे इसहाक डार साहब बैठे थे और स्टर्न फेस के साथ, इस तरह जिस तरह कोई मॉनिटर के सामने या टीचर के सामने कोई बच्चा बैठा होता है, जब उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी IMF से, जब हम पैसे मांगने जाते। तो भाई पहले अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेके आओ और उससे फिर बात करो। तुम उनको कहें ना कि करारदाद पास करें, उनको कहें ना कि कोई जो इंटरनेशनल बॉडीज जो सैंक्शन लगाती है लगा के देख लें भाई, उस पर चाइना पे सैंक्शन लगा के दिखाएं। तो ये हमारी इंटरनल वीकनेस है जो हम देख रहे हैं। एक खबर पे आपके कमेंट्स चाहूंगा। हम यहाँ पर बड़ी उम्मीदें लगाई बैठे हैं PTI के 5 नवंबर को इलेक्शन होंगे, ट्रंप जीतेगा, बानी PTI बाहर आ जाएगा। बहुत से बयान आपने भी सुने। क्या ऐसा मुमकिन है कि ट्रंप एक तो चले, जब जीत जाएगा तो फिर देखेंगे? क्योंकि आज स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पाकिस्तानी अदालतें ही बानी PTI को जो है वो फैसला करेंगी और इसमें जो है वो अमेरिका का कोई रोल नहीं है। अगर ट्रंप जीत जाता है तो वो ट्रंप इंतजामिया होगी, अभी जो बाइडेन इंतजामिया है। तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका इसमें किरदार अदा करेगा? देखें, मैं ट्रंप के बारे में कोई बंदा दुनिया का वो खुद प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो किसी समत में जा सकता है। अभी देखें ना, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे लोग जब टीवी पे आकर ये बात कहते हैं तो फिर उसको थोड़ा एतबार मिल जाता है कि जी वो 5 नवंबर को ट्रंप आया तो जो है वो खान साहब बाहर। मैं आई बिलीव दिस इज एन ओवर सिंप्लीफिकेशन। वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स एंड वी शुड नॉट बी स्वेड बाय आवर इमोशंस या हमारी लाइकिंग जो है। बात ये है कि बहरहाल ये बात याद रखें, अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है असल वही रूल करती है। आगे तो सदर साहब को एक जकड़बंद में होते हैं, उनको इधर मुंह कर लिया, इधर मुंह कर लिया, यही चलता है दुनिया भर में। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगा कि ट्रंप से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
वो कोई भी तो कैसा मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा? हम अमेरिकन इलेक्शन पे बात अगर कर लेते हैं तो मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा? जो बाइडन की जानिब जाएगा, कमैला की जानिब या ट्रंप की जानिब? क्योंकि वहां पर मशरिक़ वुस्ता जो है वो एक इस वक्त महवर बना हुआ है कि जो जंगबंदी कराएगा वो वोट लेगा। ट्रंप कहता है मैं कराऊंगा, कमैला कहती है हमारा जो है वो पॉलिसी है। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम वोट जो है, खास अरब वोट, वो किस तरफ जाएगा? देखें, इस बात में कोई शक व शुबे की बात नहीं है। कुछ लोगों से मेरी पर्सनल बात हुई, फिर ख़बरें हमने देखी। जितना तकरीबन मुसलमान वोट है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इवन अरब हैं, या कुछ ये वोट ट्रंप को जा रहा है। और ट्रंप के वोट की एक और बड़ी मैं वजह आपको बताऊं, ट्रंप के जो वोट मिल रहा है ट्रंप को, उसकी एक वजह वहाँ की इन्फ्लेशन है। सबसे बड़ी बात यह है, जिसे अमेरिका में कहते हैं ना स्टूपिड इट्स इकोनॉमिक्स। तो जो आम आदमी की इकोनॉमिक्स है वो बुरी तरह हिट हुई है, कोरोना से पहले भी, कोरोना के बाद भी, 2020 के रिसेशन के बाद वहाँ के। अब देखें, ये जिस तरह साजिद तारड़ साहब आए थे, शायद हमारे अगले शो में वो मौजूद भी होंगे। ये देखें, ये वोट जल रहे हैं अमेरिका में, अमेरिका के झंडे जल रहे हैं। अमेरिका में साजिद तारड़ साहब जो कि एडवाइज़र रहे हैं, उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह के हक में नारे लगते हैं वहाँ पर, हमास के हक में नारे लगते हैं वहाँ पर। अब अवाम तंग हैं, उस मैशत से तंग है, उस इन्फ्लेशन से तंग है। और दूसरा, जब वो बच्चों के कटते हुए गले देखते हैं तो कोई भी शरीफ आदमी, उसको कोई भी मजहब हो, वो कैसे सपोर्ट कर सकता है जब इतने पैसे, इतने बॉम्ब बाइडन वहाँ रोज़ाना भेज देता है, जिनसे निहत्ते मासूम बच्चों के जो है चीथड़े उड़ जाते हैं। तो ये तो फिर क्या करें। एक ब्रेक है बहरहाल मियाँ साहब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे $1 बिलियन का मामला खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन रहा। डॉक्टर इकरामुल हक साहब को हम तकलीफ दिया, हमारे साथ रही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक, मुसन्निफ़ हैं, दानिशवर हैं, पॉलिटिकल इकॉनमी पे गहरी निगाह रखते हैं, टैक्सेशन और इंटरनेशनल फाइनेंस के हवाले से भी एक इंतहाई मोतबर नाम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ इस बात पे कि आज ये जो हमारी $7 बिलियन की एक फैसिलिटी उन्होंने एक्सटेंड की थी, आज खबरें छपी हैं एक्सप्रेस में शहबाज राना की और लोगों की कि जी वो कोई प्रॉब्लम में आ गया है क्योंकि शायद हम वो रिकवरी नहीं कर पा सके। ये क्या मामला है और क्या मजीद टैक्सेशन होगी जो है ये पैसे इकट्ठे करने के लिए? डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया काजी साहब। देखिए, 4 उसके नीचे एक बुनियादी जो थी वो अजम्पशंस थी कि जब ये अप्रूवल होती है तो जाहिर है कि कुछ अजम्पशंस रखी जाती हैं और उसमें जाहिर है कि इस दफ़ा तकरीबन 12.97 ट्रिलियन का टैक्स इकट्ठा करना, जो 40% ज़्यादा था पिछले टैक्स के हदफ से। तो जाहिर है कि इकॉनमी में तो इतनी ग्रोथ नहीं है, मगर जाहिर है कि बगैर सोचे समझे उस वक्त FBR ने ये बात मान ली और भी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग थे उनको कुछ अंदाज़ा नहीं होता, मगर वो उस वक्त बात मान लेते हैं और बाद में पछताते हैं। अब सिर्फ एक टैक्स के ऊपर ही इस वक्त जो शॉर्टफॉल है, आपको पता है पहले 3 महीने में 101 अरब का तो हो चुका है, मगर वो भी मैं आपको बताऊं कि उससे कहीं ज़्यादा होता अगर एडवांसेस न लिए जाते, रिफंड्स न रोके जाते। तो जाहिर है कि आप जो बिज़नेस थोड़ा बहुत चल भी रहा था उनको धमकाते हैं कि अभी हमें अगले साल का भी एडवांस दे दें, उनके रिफंड भी नहीं देते। एक दिन पहले की खबर है कि एक्सपोर्टर्स ने कहा है कि हमारा 300 बिलियन से ऊपर का रिफंड नहीं दिया गया, जिससे हमारी कैश लिक्विडिटी बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। तो ये जो कंट्राडिक्टरी बातें हैं कि एक तरफ हम चाहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें, दूसरी तरफ ये हम पे जो प्रेशर है कि हम इतना ही ग्रोथ निकालें, और उसके लिए जाहिर है कि अमीर लोगों को जो 4 ट्रिलियन की एग्जम्पशन दी हुई है वो तो हमने वापस नहीं करनी। जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, सब जो IMF के साथ हमने बातें की थी और हमने उनसे मुआहदे में जो शराइत उनकी मानी थी और अहदाफ मुकर्रर किए थे वो तो पूरे नहीं हुए। पहली तिमाही में ना अफरात ज़र जो है उसका अहदफ मुकम्मल मीट कर पाए और ना लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका, और ना ही हम टैक्स जो है वो इकट्ठा कर पाए उतना। तो क्या आप समझते हैं कि क्या कोई मिनी बजट आएगा, कोई बड़े स्केल पे जो है वो नए टैक्स लगने जा रहे हैं? जी जाहिर है, ये हमने उनसे मुआहदा कर रखा है कि अगर हमने 3 क्वार्टर की एवरेज में कोई भी 1% से हमारी जो कलेक्शन है वो नीचे गई तो फिर हमें एमरजेंसी के तौर पर 18% जैसे पेट्रोल पे भी हमने सेल टैक्स नहीं लगाया है। और इस वक्त सिर्फ 60 रुपये जो है वो वफाकी हुकूमत उस पर पेट्रोलियम लेवी लेकर जेब में डाल रही है और सूबों को भी उनका टैक्स रेवेन्यू नहीं मिल रहा है।
तो वो फिर लगाना पड़ेगा। आपको पता है अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर सीधा ही 18% जीएसटी लगा के जाए तो हर चीज़ महंगी होगी, और जो हम कह रहे थे कि महंगाई को थोड़ा-सा हमने काबू किया, वो फिर एक दफ़ा काबू से बाहर हो जाएगी। तो ये जो हम मैक्रो नंबर्स ठीक करते रहते हैं और बुनियाद ठीक नहीं करते हैं इकोनॉमी की, तो एक चीज़ ठीक करते हैं दूसरी ख़राब हो जाती है। अब सूबों को कहा गया था कि आप सरप्लस पैदा करें, वो बड़े-बड़े मंसूबे अनाउंस कर रहे हैं। उनको जो वफाक की तरफ लेकिन से सर पैसे आईएमएफ दिए ये जाते भी हैं कह रहा उनको है कि बेजा रुपए की उड़ाते हैं। कदर कम की जाए, पहले से भी कम की जाए। तो अगर जी। ऐसा होता है, इस तरह दबाव डाला जाता है, तो रुपए की कदर कम होगी, डॉलर बढ़ेगा। और क्या शरह सूद कम, ये भी कहा जा रहा था कम होने की कुछ बातें की जा रही हैं, वो भी फिर कम नहीं होगी, तो फिर महंगाई पे असर तो नहीं पड़ेगा, फिर डॉलर मजीद बढ़ जाएगा। जी, जी, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि अभी हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो 4 मर्तबा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने फरमाया है कि हमारा डॉलर तो और के मुकाबले में रुपये तो ऑलरेडी 16% गलत तरीके से जो है वो डिवैल्यूएट हुआ हुआ है, यानी कि उनके हिसाब से 240 होना चाहिए। अब ज़ाहिर है कि अगर किसी मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एक शर्त जो आईएमएफ के साथ रखी हुई है राब्ता मेरे ख्याल में एकदम से हम दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो मीनवाइल जब ये राब्ता होता है मियाँ साहब, जो अभी हम व्हाट वी हैव मेड आउट, जो मैं अभी अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, वो ये है कि एक तो जो हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा नहीं पा रहे, इन्फ्लेशन को हम रोक नहीं पा रहे, डॉलर कहते हैं हम 240, मैं तो चाहता हूँ ये 100 रुपये का हो, ये भी बहुत बड़ा एक इस्तेसाल है, मगर उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी चाहिए, आपको आपकी एक्सपोर्ट्स हों। जी डॉक्टर साहब, सॉरी बीच में राब्ता मुनक़ता हुआ था, आप प्लीज़ बात वहीं से जारी रखें काइंडली। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब से मेरे ख्याल में यार दोबारा चेक कीजिएगा। जी मियाँ साहब, तो ये कोई अच्छी, देखिए कायद साहब, इसहाक डार साहब तो बादशाह हैं, वो तो पहले आपको पता है कि डॉलर को उन्होंने कैप किए रखा, और फिर अभी भी कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो ओवर वैल्यू है, उसको 200 जो है वो 30 पे होना चाहिए, 40 पे होना चाहिए। लेकिन आईएमएफ के साथ जो हमने लिख के दिया हुआ है, जो डील की हुई है, उसमें तो कुछ और लिख के दिया हुआ है। उसमें जितने भी ये हदफ हैं जो कि पूरे नहीं हो सके, वो हमने क्यों लिख कर दिए थे, वो किसने उसको जो फिगर आउट किया था, और किसने उस पर जो है वो सर्च करके जो इकॉनमी की टीम है हमारी, वो किसने लिख के दिए थे, वो तो लिख के दे दिए हुए। आप दो ही रास्ते हैं कायद साहब, या तो हम टैक्स लगाएंगे या फिर हम दोबारा उनसे बातचीत करेंगे और दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। इकॉनमी की जहां पर सूरत हाल हमारी है, हम दावे तो बहुत करते हैं कि महंगाई कम हो गई है और शरह सूद जो है वो कम हो रही है, डॉलर जो है वो कम होगा, लेकिन दूसरी जानिब आज एक बिड खुली है, अभी कुछ देर पहले वो 10 अरब रुपए की बिड खुली है, एक ही कंपनी थी, और 85 अरब रुपए की कम से कम बिड का जो है वो रखा गया था, लेकिन 10 अरब रुपए एक ने लगाया। अच्छा मियां साहब, जरा मेरा सवाल एक सुन ही ले, कंपनी रह गई थी। मेरा सवाल सुन ले, मुझे जवाब दें। अगर हमने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करना है, जिसे हम आउटसोर्स कह लेते हैं, हमने बड़े खूबसूरत से नाम रखे हुए हैं ना, बेरोजगारी का नाम हमने राइट साइजिंग रख दिया, ठीक। अच्छा, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब भी कोई प्राइवेटाइजेशन की बिड खुलती है, उसमें एक ही बंदा क्यों हो या एक ही पार्टी क्यों होती है? फिर कंपटीशन कहां गया? और आप कह रहे हैं कि 85 बिलियन रखा था और 10 बिलियन ऑफर आई है। देखिए कायद साहब, एक लफ्ज होता है जिसको कहते हैं पुरस्रार। जब पुरस्रार सरगर्मियां हो रही हो तो फिर इसी तरह होता है। अब इसमें 5 कंसोर्शियम थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकल गए, एक ही रह गया। और एक जब रहता है तो पेपरा रूल्स कहते हैं कि दोबारा जो है वो प्रोसेस शुरू किया जाए, लेकिन दोबारा प्रोसेस शुरू नहीं किया गया। आज सारा दिन जो है वो इसकी मंजूरी पे लगा रहा, और अभी जो है वो कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे हैं, उन जो बिड खुली है वो 10 अरब रुपए की खुली है। एक मिनट आपको रोकता हूं, एक मिनट आपको रोकता हूं। डॉक्टर साहब हमारे साथ, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन पा रहा हूं। अच्छा, माफी चाहता हूँ, राब्ता मुनक़ता हुआ था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी एक और खबर मैं इसकी तरफ आता हूँ। आप ये फरमाइए कि जो बिड खुली है पीआईए की, इसमें 5 या 6 बिडर थे, एंड एट द एंड ऑफ द डे एक बिडर निकला, और मियां साहब मुझे अभी खबर दे रहे हैं कि 10 बिलियन उन्होंने ऑफर किया, 85 बिलियन मिनिमम रखा हुआ था इन्होंने। ये हमेशा इस्लामाबाद का एयरपोर्ट हुआ तो वहां से सारे दरवाजे से अंदर नहीं पहुंच पाए, और एक ही बिडर था और तुर्की को हमने दे दिया। ये क्या है डॉक्टर साहब? इज दिस द राइट वे टू प्राइवेटाइज आवर एसेट्स? नहीं जी, देखिए पूरी दुनिया में ये होता है कि हुकूमतें ये काम नहीं करती हैं। बहुत ऑक्शन कंपनियां, बड़े बड़े दुनिया में ऐसे फर्म्स हैं जो इंटरनेशनली ये काम करती हैं। ये काम ना ब्यूरोक्रेट्स का है, ना सरकारी लोगों का है, ना उनको करने का तरीका आता है। हम हर चीज़ के लिए एक मिनिस्ट्री बना देते हैं, फिर नीचे एक फौज इकट्ठी कर देते हैं, और फिर मामला ख़राब होते हैं।
तो दुनिया में अफ्रीका के ममालिक में अगर कभी आपने देखा हो कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट साला है टाइम, उसके अंदर बाकायदा इश्तिहार आए होते हैं मुल्कों के कि वो अपने एसेट जो हैं इन हाउसेस के ज़रिए और वो फिर उसकी एक फेयर वैल्यूएशन करते हैं, वो तरीका बताते हैं। अब पीआईए का मामला तो आपको पता है कई सालों से ये इसी तरह ही चलता रहेगा और इसको हम कभी भी इस तरीके से जिस तरीके से हम करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब, मैं आपके इसकी कोई सामने एक प्राइस छोटी हमें सी हासिल नहीं। तस्वीर रखता हूं, फिर उस पर जो है आपकी गाइडेंस लेते हैं कि पीआईए का जो कर्जा है वो 825 अरब रुपए है, 14 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। और जो हुकूमत ने जब इसकी निजकारी की कोशिश की शुरू की थी तो उस वक्त एक कंपनी बनाई गई है जो 600 अरब रुपया जो है हुकूमत खुद अदा करेगी वो कर्जे का। बाकी जो एसेट्स हैं इसके पीआईए के वो 168 अरब रुपए बनते हैं और उसको जो है वो बाकी 210 अरब रुपए जो बनते हैं उसमें से उसको भी मिनहा कर लिया जाएगा। अब 45 अरब रुपए टोटल रह गए। 10 अरब रुपए की बिड जो है वो ऑफर हुई है, 85 अरब रुपए की कम से कम लगी है। तो फिर इसका मतलब है जो खरीदार है उसको तो हुकूमत ने अपने पल्ले से पीआईए दी है। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि हमारे जो एक मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि बाई वन गेट वन फ्री, अगर मुझसे कोई स्टील मिल ले ले तो मैं उसको पीआईए मुफ्त दे दूंगा। तो ये दोनों अदारों को जिस तरह हमने तबाह किया है उसकी तो क्लासिकल एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलती। और एक ज़माने में जब हमने इनको तबाह करना शुरू किया दोनों प्रॉफिट में थे, यानी कि हमने पीटीसीएल उस वक्त बेचा जब वो 5 अरब का टैक्स देता था, यानी 50 अरब का उसका खालिस मुनाफा था। होता ये है कि इन अदारों में भी जब काम ठीक चल रहा होता है तो एक ख़ास खुफिया हाथ चाहते हैं कि वहाँ पे हम उनको ऐसा डिस्काउंट करें कि बाद में औने पौने दामों पे इसका कोई और मुसर्रफ हो जाए। यानी कि ये तो एक यहाँ बहुत तरीकाकार है और आपको बिल्कुल मुझसे ज़्यादा अच्छा पता डॉक्टर साहब, होगा एक कि मैं ये कानूनी पीआईए सवाल के पूछना चाहता हूँ सिलसिले में क्योंकि भी आप कानूनदान पीछे क्या भी हैं। खुफिया हाथ है। आप कानूनदान भी हैं। ये फरमाइए कि अगर इससे बौड़े तरीके से, माफ़ी चाहता हूँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि तो ये क्या कल चैलेंज भी हो सकती है कि जी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के कुछ तरीके और कानून भी तो हमने बना रखा था, तो इफ दे आर वायोलेटेड कैन इट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ? जी बिल्कुल, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, आपको पता है कई दफ़ा तो अभी तक स्टील मिल के मजदूरों के ने और उनकी यूनियन जो केस किए हुए हैं वो भी पेंडिंग है। तो आपको पता है कि अभी बैंक के साथ भी ये हुआ, वो फिर मुकदमात ज़ाहिर है सर्द खाने में तो फेंक दिए जाते हैं, मगर ऐसा तो नहीं कि चैलेंज नहीं होते हैं। तो जाहिर है कि जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, खुफिया हाथ अपना काम दिखा रहे होते हैं, तो वहाँ फिर ये मसाइल तो पैदा होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये काम जो है ना हुकूमतों के करने का है ना इनको करना चाहिए। यानी कि बेहतरीन जो मुनाफे में भी थे हमारे इदारे, उनको भी तबाह करने में ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो वहाँ के बोर्ड्स पे जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ सीईओ बन जाते हैं, वहाँ उनका इक़्तिदार संभाल लेते हैं, तो फिर तबाही के सिवा क्या होगा? जैसे मुल्क तबाह किया उन्होंने वैसे इदारे भी तबाह करते हैं। तो इनकी तो बस का रोग नहीं है। अब देखिए कि एक अच्छे ज़माने में तो कुछ जो हमारे सीएसपी के भी लोग होते थे, पढ़े लिखे होते थे। अब जो स्टाफ आ रहा है काजी साहब, अगर आप उन पे एक नज़र डालें तो वो तो सिर्फ माल बनाने के लिए आते हैं। वो तो कहते हैं हम तबाही करेंगे और घर चले जाएंगे। तो जब पूरा माहौल ही हमने ये बना दिया तो फिर कहाँ से हम उनकी मैनेजमेंट चला सकते? हम मिसाल हम चाइना की देते हैं, जहाँ बहुत काबिल जो है लोग वो इदारे चला रहे होते हैं जो रियासत के हैं। डॉक्टर साहब, आईएमएफ के साथ निजी इदारा अगर प्रोग्राम हमारा नहीं होता, अगली किस्त नहीं मिलती, जो कि अभी हमने अहदाफ मुकम्मल नहीं किए, तो आप क्या समझते हैं कि कोई दिवालिया होने का जो खतरा था वो टला नहीं अभी, और डॉलर फिर कहाँ तक जा सकता है? और देखिए ये 3700 महीने तो हमें बड़ी होशमंदी से गुजारने हैं, क्योंकि अगर किसी वक्त भी हमने अब स्लिपेज की तो ये हमारे लिए भी आखिरी मौका है। क्योंकि इस दफ़ा जो आईएमएफ ने हमारी उन्होंने खींचा और बहुत पहले हमसे सारे काम करवाए, हमारे बजट में हर तरह का नाजायज़ टैक्स लगवाया। अब आप देख लीजिए कि सैलरी लोगों पे जो 45% टैक्स इस दफ़ा जा रहा है हाईएस्ट ब्रैकेट में, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? होता यही है कि जब वो कहते हैं कि आप रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएं, जब वो ये कहते हैं कि आप टैक्स जो है वो लगाएं ताजरों पे लगाएं, जब वो कहते हैं कि आप गैर हाजिर जिम्मेदारों पे लगाएं, तो फिर हमारे सियासी लोग सामने आ जाते हैं। जब वो कहते हैं कि आप अपनी मईशत को अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो ये आप डॉलर को मसनूई तरीके से मार्केट से परचेज ना करें, मगर स्टेट बैंक जो है उसको हदायतनामा जारी हो जाता है। ऊपर मैंने अर्ज किया कि 4 मरतबा के फाइनेंस मिनिस्टर जो माशाल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ओपनली बयान देते हैं कि नहीं जी डॉक्टर साहब, तो इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर। अगर वक्त दीवार आ जाती है आप हमसे हम गाइडेंस लेते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, मगर सवाल ये है कि हम प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर रियासत के मुनाफों को आप प्राइवेटाइज कर देते हैं और नुकसान को नेशनलाइज कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पहुँचे। आज भी हम सीधे रास्ते पे चल पड़े तो शायद कुछ रास्ते निकलेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ईरान पे बात करेंगे, आइए, और बहुत सी खबरें एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। जैसे कबल नाजरीन कि हम ये ईरान वाले मामले पे आए और इजराइल में जिस तरह से खुदकुशियाँ हो रही हैं कि बिल्कुल अभी ताज़ा खबर आई है और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो पाँव कहीं ज़ख्मी हो गए। उनका मियाँ साहब क्या सदारती महल से क्या प्रेस रिलीज़ आया है जो, क्योंकि वो चाइना जा रहे थे, शायद वो दौरा फिर अब ना कर पाएँ, क्या खबर है मियाँ साहब? साहब, सदर आसिफ अली जरदारी ने 3 नवंबर को चीन के दौरे पर जाना था, बड़ा अहम दौरा था, लेकिन अभी सदर से एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें ये कहा गया है कि दुबई से ये आई है। दुबई में सदर ममलकत जो है वो इस वक्त दुबई में मौजूद है और लिखा गया है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का गुज़श्ता रात दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज़ से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हुआ है और सदर आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है वो दे दी गई और अस्पताल मुंतकिल किया गया और डॉक्टरों ने चेकअप के बाद अस्पताल में सदर आसिफ अली जरदारी के पाँव पर प्लास्टर कर दिया और सदर आसिफ अली जरदारी को घर मुंतकिल कर दिया गया है। 4 हफ्तों के लिए उनका प्लास्टर किया गया है और उनको मुकम्मल तौर पर घर में आराम का मशवरा दिया गया है। ये बड़ा अहम दौरा था जिस पर सदर आसिफ अली जरदारी ने जाना था, लेकिन दुबई वो गए थे निजी दौरे पे और वहाँ पर जो है ये वाक़या पेश हुआ। जैसे ही वो जहाज़ से उतरे तो उनका पाँव जो है वो फिसला और जैसे फ्रैक्चर हो गया है और वहाँ पर प्लास्टर कर दिया गया है। 4 हफ्ते का आराम का मशवरा दिया गया है, 4 हफ्ते वो अपने घर में आराम करेंगे। कैसा चलें, हम उनकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। बहरहाल एक अहम दौरा था, मगर चीन हमारा एक बड़ा रवायती दोस्त है। शायद कोई और अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो शायद सऊदी अरब में हैं, शायद वो चले जाएँ। बहरहाल ये उनका दौरा जो हमने आगाज़ में बताया था तब तक तो तय था, मगर फिर ये नागहानी तौर पर, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मियाँ साहब, मैं जो आज खबरें निकाल के देख मैं 2-3 खबरें आ रही थी जी कि 5 नवंबर से पहले, इससे पहले जो हमला किया गया ईरान पर वो कोई काबिल ज़िक्र इम्पैक्ट जो है नहीं हुआ और उनकी शहादतें हुई उनके कुछ फ़ौजियों की, लेकिन वो जो मुझे लगता है कि जो ये एक बहुत बड़ा हमने हवा खड़ा किया हुआ था वो भी आहिस्ता आहिस्ता अनरेवल कर रहा है और अब कहा यह जा रहा है कि जो जवाबी कार्रवाई है ईरान की जानब से वो भी आपको जो है हैरान करके रख देगी। मगर इसके साथ एक और बड़ी खबर जो मियाँ साहब आपने दी थी, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जो डीमोरलाइजेशन है इजरायली फ़ौज के अभी कोई रिसेंटली 10 खुदकुशियाँ जिसमें ऑफिसर भी शामिल हैं और इससे बढ़कर शदीद मेंटल ट्रामा, बीमारियां, नफसियाती बीमारियों का शिकार हो रही है उनकी आर्मी और धड़ाधड़ लोग हज़ारों की तादाद में यह भी बताया जाता है कि वो डिज़र्ट कर रहे हैं, भिगोड़े होके भाग रहे हैं। मगर उनकी जो रूलिंग क्लास है और नेतान्याहू जो वहाँ बैठा हुआ है और उसकी जो बाइडन वगैरह हेल्प कर रहे हैं वो दरिंदगी अपनी जारी रखे हुए है। आपकी सेंस क्या है और डिप्लोमेटिक जो हल्के हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में वो इसको कैसे देखते हैं और क्या समझ रहे हैं? सब देखें, जो नेतान्याहू की बात कर रहे हैं वो तो एक जहनी मरीज भी है और साथ साथ वो एक दहशत गर्द भी है और उसने तो हमला कर दिया गज़ा पे। गज़ा को जो है वो मलबे का ढेर बना दिया, वहाँ पर हज़ारों शहादतें हुई, लाखों जो है वो ज़ख्मी हैं और उसके बाद वो आगे रुका नहीं, वो लबनान की तरफ गया। लेकिन अब सूरत हाल चेंज हो चुकी है। सूरत हाल ये है कि जो हिजबुल्लाह ने जो जवाबी हमले किए और गुरिल्ला वार की, उससे इजराइल की जड़ें जो है वो खोखली हो गई हैं और इजराइल के अंदर से अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, हुकूमत से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जंग बंदी की जाए। यही अगर देखा जाए तो उन्होंने पाँव पकड़ लिए हैं हिजबुल्लाह के और उन्होंने कहा है कि अब जंग बंदी फौरी तौर पर की जाए। उनके फौजी जो है या तो मर रहे हैं या भाग रहे हैं या खुदकुशियाँ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उनकी फ़ौज है उन्होंने कभी ना तो ऐसी कोई जंग लड़ी थी ना जो उनको ये तो कोई तजर्बा था। उन्होंने पंगा तो लिया और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के जोर पर जो है वो वहाँ गज़ा में मजालम ढाए, लेकिन उसके बाद जब आमना सामना हुआ फौजों का, जब हिजबुल्लाह ने गुरिल्ला वार की जो कि बहुत अरसे से जो है वो प्रैक्टिस में थे और उसके बाद जो है वो इस वक्त इजराइल के जो है चीथड़े उड़ रहे हैं और वहाँ पर जो उनके फौजी जो हैं वो या तो भाग रहे हैं या खुदकुशियां कर रहे हैं या मर रहे हैं। और अभी अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो जंगबंदी की आवाज़ें आ रही हैं। अमेरिका को भी कहा जा रहा है कि जंगबंदी कराई जाए। अरब दुनिया को भी जो है आवाज़ें दी जा रही हैं कि वो जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करे। अरब जो ईरान है उसके अंदर जो उन्होंने हमला किया है उसमें मुतजाद इतलात हैं। वो कहते हैं कि हमने हमला किया और मुख्तलिफ तनसीबात पर हमला किया, लेकिन जो ईरान के जो एक इक्का दुक्का फौजी जो हैं वो शहीद हुए, लेकिन आपने देखा कि ईरान के जो हमले थे उन्होंने सारे का सारा उनका गरूर तोड़ दिया और उनके जो जितने दिफाई निज़ाम थे वो भी तोड़ दिए। अब थर्ड उन्होंने जो वहाँ पर इंस्टॉल किया है वो भी इस काम का नहीं है, क्योंकि जो हमला
हमले जो है हिजबुल्लाह कर रहा है वहां पे, वो हमले बिल्कुल टारगेट पे लग रहे हैं और वो अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं। CNN की खबर है, नॉर्थ कोरिया लाइकली टू आस्क फॉर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया इन एक्सचेंज फॉर ट्रूप्स। साउथ कोरिया ने ये इल्ज़ाम लगाया है या जो हकीकत या खबर दी है। अब ये इसका मतलब ही मैं कि नॉर्थ कोरिया, मैं उर्दू में भी बता देता हूँ कि जो साउथ कोरिया कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया से ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो भी लेगा। इधर हमारे जो माहिरीन हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि ईरान ऑलरेडी इसे एक्वायर कर चुका है। एक सीज़मिक जो एक एक्टिविटी नोट की गई थी 4.5 या इतना के बराबर रिक्टर स्केल पर जो एक ज़लज़ले की बात की गई थी, उसे ताबीर किया जा रहा है कि ईरान ने न्यूक फोड़ लिया है और ये टेक्नोलॉजी उसने हासिल कर ली है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ख़ुद इज़राइल का जो अपोजिशन लीडर है उसका कहना है कि हज़ारों की तादाद में फ़ौज में डिजर्शन हो रही हैं। और ये मैंने तो खुद भी देखा बहुत से मामलात में, अमेरिका में खास तौर पर, कि वो नींद पागल होकर ही आते हैं। CNN की अगर खबर ठीक है तो इसमें एक चीज मैंने पढ़ी है, वो ये है कि 5000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल का तजर्बा किया है उन्होंने। ये नॉर्थ कोरिया ने कल किया है, आज़मी मिसाइल है। जी ये अगर इस तरह के मिसाइल के तजर्बात हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सी टर्नैलियां और बहुत से जो हैं वो चुदराहटें खत्म होने वाली हैं। नहीं, जो कि अमेरिका की चुदराहटें थी, नेटो की थी, जिस पर मर्जी चढ़ दौड़ते थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी जिसने मॉडर्न वारफेयर को तब्दील करके रख दी है। हमने मुख्तलिफ दिफाई तजिए नगार हमारे प्रोग्राम पे आते रहते हैं। ये जो मियाँ साहब हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसने सारी जंग की जो है ना एक शक्ल तब्दील करके रख दी है। मैं फिर दोबारा अर्ज किए देता हूँ कि ये वो मिसाइल है कि ये इसकी जो टारगेट है और इसमें कैपेबिलिटी मौजूद है कि जो आपके पास एंटी मिसाइल सिस्टम है, जब उसका मिसाइल इसको तबाह करने आता है तो इट हैज़ द कैपेसिटी टू अवॉइड इट। ये उसे अवॉइड कर ले, इसे आप पीछे से कंट्रोल करते हैं, मूव कर सकते हैं, इसका टारगेट तब्दील कर सकते हैं। और अभी तक इसको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी ना अमेरिका बहादुर के पास है ना कहीं और है। मगर सवाल सिर्फ ये है कि ये क्यों एक ऐसी सिक्योरिटी आपने बनाई है कि कोई मुल्क एटम बम के बगैर अपने आप को महफूज नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये साम्राज्य जो जंगें हैं, इन्होंने इस एटम बम का ढेर यहाँ लगा दिया है जो इस सैयारे को तबाह कर सकता है। अल्लाह में अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम तक कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।